अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का आज लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रहे हैं। ओरिएंटेशन क्लास में आपको जीके सेक्शन की कोर्स आउटलाइन बता दी गई थी। जी हाँ, कोर्स आउटलाइन में हमने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जब भी हम बात करते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन की। जिस तरह से पिछले सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और अंग्रेज़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में जीके का सेक्शन एक कंपलसरी सेक्शन होता है। ठीक है, एफपीएससी की बात कर लें, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और पाकिस्तान में जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिपार्टमेंट अपना सिलेबस अनाउंस करता है तो जीके का सेक्शन उसमें लाजमी होता है। जीके के सेक्शन से एफपीएससी की बात करूं तो तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एफपीएससी जनरल नॉलेज के सेक्शन में क्या कुछ पूछता है, जी हाँ, ओरिएंटेशन क्लास में हमने आपको वो टॉपिक्स बता दिए हैं। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, ओरिएंटेशन क्लास होने के बाद ज्वाइन किया है, वैसे तो जो जो ज्वाइन करता जा रहा है उसको हम जो लेक्चर्स हमारे गुजर चुके हैं वो प्रोवाइड किए जाते रहे हैं। और जिन लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली उनसे गुजारिश है कि वो ओरिएंटेशन क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। उससे होगा क्या, उससे आपको मालूम होगा कि इस सेशन के अंदर हमने किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और किस तरह से इस पूरे सेशन को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, और याद रखिएगा कि 3 डेज़ डेमो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे। 3 दिन जो डेमो क्लासेस थी, जो लोग डेमो क्लास का हिस्सा हैं, अब उनका आज ये आखिरी लेक्चर होगा। अब वो ये तयन कर लें कि हमारे इस सेशन से वो कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। ठीक है, और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने फ़ीस अदा कर दी है, तो वो ये भी बात डिसाइड कर लें कि आया वो इस सेशन का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर नहीं रहना चाहते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जो लोग डेमो क्लासेस का हिस्सा हैं वो हमारा रेगुलर स्टूडेंट बन सकता है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जी हाँ, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और मैसेज में आप लिखेंगे कि हम इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर फ़ीस आपको बताता चलूँ, ये 50 दिन का कोर्स है जिसकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब रखी है, वो है 950। अब 950 रुपीज़ में आपको डेली वीडियो लेक्चर्स भी दिया जाता है और पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं, और कोशिश होगी कि हर संडे वाले दिन आपसे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो जो लोग इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, डेमो क्लासेस में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो बगैर देर किए आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज एंड देयर हेडक्वार्टर्स। अब आपने मुख्तलिफ पेपर्स में देखा होगा कि इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं या पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल जो रॉ सीक्रेट एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो आपने जवाब देना होता है। ठीक है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई, ये आईएसआई किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है, तो ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो गोया 2 तरह के एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? जी हाँ, सीक्रेट एजेंसी का नाम दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है, या पूछा जा सकता है कि रॉ जो सीक्रेट एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। अब दुनिया में आप जानते हैं कि कितने ममालिक हैं। यूएन की वेबसाइट की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यूएन की वेबसाइट पर आपको 193 कंट्रीज़ मिलेंगे। कितने कंट्रीज़ मिलेंगे?
193 कंट्रीज मिलेंगे। अब 193 कंट्रीज की सीक्रेट एजेंसीज को याद रखना मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने किया क्या, हमने पास्ट पेपर्स को देखा। हमने क्या किया, हमने पास्ट पेपर्स को देखा, और पास्ट पेपर्स में जिन सीक्रेट एजेंसीज के बारे में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो वो एक लिस्ट आपको इंशाल्लाह आज पढ़ा दी जाएगी। इस लिस्ट को आप याद रखिएगा। ये 15 से 20 सीक्रेट एजेंसीज हैं। अगर आप ये याद रख लेते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं और ये सीक्रेट एजेंसी का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो बाआसानी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवालात हैं उसका जवाब आप बाआसानी दे सकते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज। MI6 आपने मूवीज में बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा। ये सीक्रेट एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, लंदन में। देन BND, ये जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में मौजूद है। ठीक है। रॉ, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में मौजूद है। अमान सीक्रेट एजेंसी है इसराइल की और इसका हेडक्वार्टर मौजूद है तेल अवीव में। ठीक है। देन MSS, ये सीक्रेट एजेंसी है चाइना की और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, बीजिंग में। देन आगे बढ़ते हैं, विवेक ईरान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान में मौजूद है। KGB रशिया की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में मौजूद है। MI पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, जी हाँ, रावलपिंडी में मौजूद है। ISI, ये भी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेवेक ईरान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर तेहरान में मौजूद है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, विवेक एंड सेवेक ये दोनों ईरान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। ये दोनों ईरान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। MI एंड ISI ये दोनों पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। ठीक है। ये चीज़ें आप अगर एक तरतीब के साथ याद रखेंगे और कॉन्सेप्ट माइंड में रखकर याद रखेंगे तो बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़ें याद रहेंगी। देन FBI, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। DID, ये जापान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, टोक्यो में मौजूद है। CIA, इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में मौजूद है। स्कॉटलैंड यार्ड, याद होगा आपको जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई 2007 में, तो उसके केस की इन्वेस्टिगेशन किसको दी गई थी, स्कॉटलैंड यार्ड को दी गई थी और ये यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी है। स्कॉटलैंड यार्ड यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में मौजूद है। IB पाकिस्तान की सिविलियन सीक्रेट एजेंसी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। DND कनाडा की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स ओटावा में मौजूद है। मोसाद इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में मौजूद है। MI5 अगेन, MI5 एंड MI6 ये दोनों सीक्रेट एजेंसीज UK की हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। CBI, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद है। BIN इंडोनेशिया की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स जकार्ता में मौजूद है। RSU बांग्लादेश की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स ढाका में मौजूद है। NDS, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि NDS बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती है पाकिस्तान के मामलात में, तो ये अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स काबुल में मौजूद है। देन खाड अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद है, काबुल में। देन FIA, जिसका मैं और आप सब लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मौजूद है। रामा, इसका हेडक्वार्टर्स काबुल में मौजूद है। तो ये तो हो गई सीक्रेट एजेंसीज। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं। अब इन 193 कंट्रीज़ के सीक्रेट एजेंसीज के नाम हम याद नहीं रख सकते, तो आपने क्या करना है, ये 15 से 20 सीक्रेट एजेंसीज के आपको नाम बता दिए गए हैं, इसको रट लें, याद कर लें, तो बाआसानी अगर इस टॉपिक से सवाल किया जाता है, कोई भी MCQs पूछे जाते हैं, तो आप बाआसानी इसका जवाब दे सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वन बाय वन इसको भी पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 10th of December 1948। यूनाइटेड नेशंस
एक इदारा है जो कि बना वर्ल्ड वॉर टू के बाद। कब बना है? वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अब वर्ल्ड वॉर टू कब हुई है, ये डेट्स याद रख लीजिएगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है और ये जारी रहती है 1945 तक। अब सबसे ज़्यादा दुनिया में जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिली, तबाही देखने को मिली, वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद थी। इस वजह से मुख्तलिफ ममालिक इकट्ठा हुए और उन्होंने ये सोचा कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे हम आने वाली जो जंगें हैं उनको होने से रोक सकें। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इदारा बनाया गया। कब बनाया गया ये भी तारीख याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इदारा बनाया गया। इसी वजह से मैं कहता हूं प्लीज मेक योर हैंड रिटन नोट्स। जो भी एडिशनल चीजें बताता रहता हूं वो लिखते जाया करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। ठीक है। देन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स विद डिफरेंट लीगल एंड कल्चरल बैकग्राउंड फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly, जिसे UNGA कहा जाता है, जिसका हर इजलास हर साल सितंबर के महीने में होता है, जो कि इस साल भी होगा। ठीक है। पेरिस ऑन 10th of December 1948 में UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे प्रोक्लेम किया। आपको याद होगा एक सवाल अक्सर किया जाता है वाटरगेट स्कैंडल से मुताल्लिक। अब वाटरगेट स्कैंडल क्या है? ये एक सीरीज ऑफ स्कैंडल्स हैं अमेरिका के अंदर। 1972 में जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये एक कंस्पायरेसी उठी थी जिसे नाम दिया गया था वाटरगेट स्कैंडल। ठीक है। इस हवाले से भी MCQs पूछा जाता है कि बताएं वाटरगेट स्कैंडल किस अमेरिकन सदर के दौर में हुआ? वो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। अमेरिका की तारीख का पहला सदर जिसने खुद रिजाइन किया वो कौन थे? वो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। और किस मामले पे उसने रिजाइन किया था? वाटरगेट स्कैंडल पर उसने रिजाइन किया था। इस बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूं। वाटरगेट स्कैंडल है क्या? वाटरगेट स्कैंडल एक मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ ये 1972 में रिचर्ड निक्सन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और जिसके बाद निक्सन का जो रेजिग्नेशन था उसके साथ उसका दौरे हुकूमत भी ख़त्म हुआ। ठीक है। अब ये स्कैंडल स्टेम्ड फ्रॉम निक्सन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन कंटिन्यूअल अटेम्प्ट्स टू कवर अप its involvement in the June 17, 1972 break up in the Democratic National Committee headquarters at the Washington DC Watergate office building। ठीक है। ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आपसे सवाल किया जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कब आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1760 से। याद रखिएगा, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1760 से। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये एक ट्रांजिशन थी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था ब्रिटेन के अंदर। ठीक है। अब वो चेंज होने लगा। ठीक है। अब उसमें अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, कॉन्टिनेंटल यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, किस पीरियड के दौरान ये स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? ये स्टार्ट हुआ था 1760 से। 1760 से लेकर ये तकरीबन 1840 तक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जारी रहा। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम अक्सर आपने सुना होगा। इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? इसका ताल्लुक था इटली से। क्रिस्टोफर कोलंबस was an Italian explorer and navigator who completed 4 voyages across the Atlantic Ocean, opening the way for the widespread European exploration and colonization of the America। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। ये कब बनी? 1096 में ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात करें, इज़ अ रिसर्च यूनिवर्सिटी इन ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड के अंदर ये यूनिवर्सिटी पाई जाती है। हर एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है यहाँ से पढ़ना, यहाँ से मास्टर्स करना, यहाँ से बैचलर्स करना। देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ टीचिंग as early as 1096, making it the oldest university in English speaking world and the world's second oldest university in continuous operation। अगर हम बात करें कि जो
वुमेन्स का राइट है कि राइट टू वोट वुमेन को कब मिला और किस मुल्क ने दिया सबसे पहले, याद रखिएगा सबसे पहले खवातीन को वोट कास्ट करने का राइट दिया न्यूजीलैंड ने। कब दिया? 1893 के अंदर। On 19 September 1893, the Governor Lord Glasgow signed a new electoral act into law. As a result of this landmark legislation, New Zealand became the first self-governing country in the world in which women had the right to vote in parliamentary elections. तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था जो कि हुआ कि वुमेन्स को पहली बार ये राइट दिया क्या कि वो भी वोट कास्ट कर सकती हैं, और न्यूजीलैंड ने ये राइट दिया। पहला टेलीग्राफ सिग्नल कब ट्रांसमिट हुआ? ये 1844 में ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। और मैसेज क्या था? पहला टेलीग्राफ सिग्नल से जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ वो मैसेज क्या था? व्हाट हैथ गॉट रॉट। ये वो पहला मैसेज था जो कि टेलीग्राफ सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट हुआ 1844 के अंदर। Greenwich Mean Time was established in 1884. Greenwich Mean Time कब इस्टेब्लिश हुआ? 1884 के अंदर, जिसके बाद से हम वक्त का तयन कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का क्या टाइम जोन है, पाकिस्तान का टाइम जोन है +5। पाकिस्तान का टाइम जोन क्या है? +5। इसी तरह हम दीगर मुल्कों की बात करें तो उनके मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ 1884 के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस हुई, अब उस कॉन्फ्रेंस में, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किस जगह पर? ग्रीनविच मीन टाइम इज द ईयरली एवरेज और मीन ऑफ द टाइम ईच डे व्हेन द सन क्रॉसेस द प्राइम मेरिडियन एट रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। एसेंशियली मीन टाइम इज क्लॉक टाइम रादर देन सोलर एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। अब एक और वाक़या हुआ हमारी तारीख में, वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते हैं 1962 के अंदर। और किसकी लीडरशिप? उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो कौन थे? वो थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में अगर आपको बताऊं, ये एक टेंशन थी सोवियत यूनियन, जो कि इस वक्त का क्या है? रशिया है, और यूएस के दरमियान, ठीक है। ये 13 दिनों का एक पॉलिटिकल मिलिट्री स्टैंड ऑफ था अक्टूबर 1962 में ओवर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड सोवियत मिसाइल्स ऑन क्यूबा, जो कि अमेरिका के बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 90 माइल्स दूर थे। अमेरिका को इस बात का खदशा था जो ये मिसाइल्स लगाए गए हैं उनसे 90 माइल्स दूर, उनको ये ख़तरा था कि सोवियत यूनियन उन पर हमला करेगा। ये 13 दिनों का एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ था जो कि तारीख ने विटनेस किया। पहली हॉग कॉन्फ्रेंस कब हुई? पहली हॉग कॉन्फ्रेंस हुई है 1899 के अंदर। द पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द हॉग नेदरलैंड्स इन 1899 and 1907 were the first truly international assemblies meeting in time of peace for the purpose of preserving peace, not the counseling of war in progress. मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ? जी हाँ, ये साइन होता है जॉन 2 के दौर में। तारीख याद रख लीजिएगा, 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा साइन होता है, जिसे ग्रेट चार्टर का भी नाम दिया जाता है। रिनेजेंस, अ पीरियड ऑफ रिवाइवल और बर्थ ऑफ लर्निंग। रिनेजेंस से क्या मुराद है? अ पीरियड ऑफ रिवाइवल और बर्थ ऑफ लर्निंग। Renaissance is a French word जिसका मतलब है rebirth. It refers to a period of European civilization that was marked by a revival of classical learning and wisdom. अब अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि बताएं फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 के अंदर। कब स्टार्ट होता है? 1789 के अंदर ये स्टार्ट होता है, और कब तक जारी रहता है? 1794 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन जारी रहता है। द हस्बैंड ऑफ क्वीन ऑफ यूके, जो हस्बैंड है क्वीन ऑफ यूके का, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। 1972 का जो ओलंपिक्स हुआ था, 1972 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, आप ये बात याद रखिएगा, हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। 1972 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को ब्लडी ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। क्यों? वजह क्या है? रीजन आपको बताता चलूं। द
massacre was an attack during 1972 Summer Olympics in Munich, West Germany. 8 मेंबर्स थे फ़लस्तीनियन टेररिस्ट ग्रुप के जिन्होंने हमला किया, और इसमें याद रखिएगा जो 9 मेंबर्स थे इसराइली ओलंपिक टीम के, उनको हॉस्टेज बनाया गया आफ्टर किलिंग 2 मोर, जिनमें से 2 को उन्होंने मार दिया था। इस वजह से 1972 के ओलंपिक गेम्स को कहा जाता है द ब्लडी ओलंपिक गेम्स। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन। याद रखिएगा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये पहली बार जर्मन में शाया हुआ। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ओरिजिनली द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1848 pamphlet by German philosophers Karl Marx and Friedrich Engels. Slavery was abolished in America in 1865. गुलामी अमेरिका में कब खत्म हुई, स्लेवरी अमेरिका में कब खत्म हुई? 1865 के अंदर। किसने खत्म की? जी हाँ, उस प्रेसिडेंट का नाम था प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि बताएं कि अमेरिका के अंदर किस प्रेसिडेंट ने स्लेवरी को खत्म किया, गुलामी को खत्म किया? वो थे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ठीक है। और कब खत्म किया? 1865 के अंदर। विल्सन्स के 14 पॉइंट्स क्या थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तो 14 पॉइंट्स आपको मालूम है जो कि 1929 में उन्होंने दिए थे। याद रखिएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे उससे पहले 14 पॉइंट्स एक मशहूर शख्सियत ने दिए थे 1918 के अंदर। वो कौन थे? जी हाँ, विल्सन्स 14 पॉइंट्स वर अनाउंस्ड इन 1918। अब वो क्या थे? द 14 पॉइंट्स वर अ प्रपोजल मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन in a speech before Congress on January 8, 1918, outlining his vision for ending World War I in a way that would prevent such conflagration from occurring again. लेकिन दोबारा वो वॉर हुई, उससे बहुत बुरी जंग तारीख ने देखी, वर्ल्ड वॉर 2, जो कि 1939 को स्टार्ट हुई और जारी रही 1945 तक। तो 14 पॉइंट्स जो विल्सन ने दिए थे वो इस वजह से दिए थे ताकि वो हम दूसरी इस तरह की जो जंग वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, इस तरह की दूसरी जंग से हम महफूज रह सकें, लेकिन हम नहीं उसको रोक सके। द अदर नेम ऑफ केलॉग पैक्ट वाज पैक्ट ऑफ पेरिस। केलॉग पैक्ट, इसको पैक्ट ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। अगस्त 27, 1928 को ये पैक्ट साइन हुआ। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था अटेम्प्टिंग टू एलिमिनेट वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। लेनिन कौन थे? लेनिन वाज रिप्लेस्ड बाय स्टालिन। Several non-Russian nations had secured independence from the Russian Empire after 1917, but they were reunited into a new Soviet Union in 1922. याद रखिएगा, सोवियत यूनियन कब बना था? 1922 को बना था। टूटा कब था? 1991 में टूटा था। ये चीजें याद रखा करें, पूछी जाती हैं। His health failing, Lenin died in Gorky with Joseph Stalin succeeding him. अब जब लेनिन मरा उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने ये ओहदा संभाला। सो सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991। अब ये तारीख अगर आपसे पूछी जाए, याद रखिएगा 25 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और रशिया बना। फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ गोरबैचोव एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन and former General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, the Russian SFSR was renamed the Russian Federation. पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया। कब गिराया गया? जी हाँ, अगस्त 6, 1945 को गिराया गया। अगस्त 6, 1945 को पहला एटम बम गिराया गया हिरोशिमा पर। और हिरोशिमा याद रखिएगा किस मुल्क का सिटी है? जापान का सिटी है। ठीक है। और इससे 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। किसकी जानिब से गिराया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से यह बम गिराया गया था। The United States detonated 2 nuclear weapons over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August 1947. The Treaty of Versailles was signed in 1919. अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो साइन हुई थी जून 1919 में एट अ पैलेस ऑफ वर्सेल्स इन पेरिस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुई उसके बाद जो ट्रीटी साइन होती है उस ट्रीटी को जब कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स।
अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जानिब। यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन, थ्योरी पढ़ चुके हैं, 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेरेशन साइन होता है। सीरीज ऑफ स्कैंडल्स इन अमेरिका 1972 इन्वॉल्विंग प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड, इसको कहा जाता है वाटरगेट स्कैंडल। थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ। व्हेन डिड ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुआ था 1760 के अंदर। उसके बाद टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग, तो उनका ताल्लुक था इटली से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड इन 196। In which year New Zealand government granted right to vote to women, 1893 में ये राइट दिया गया वुमेन को कि वो वोट कास्ट कर सकती है। द फर्स्ट टेलीग्राफ सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड इन विच ईयर, इट वाज ट्रांसमिटेड इन 1844। थ्योरी पढ़ चुके हैं। ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884। In 1962, Cuban Missile Crisis occurred during the leadership of which famous American president? He was John F. Kennedy. उसके दौर के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। क्या था इसका बैकग्राउंड, क्या था, पढ़ा चुका हूँ। द फर्स्ट हॉक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, इट वाज हेल्ड इन 1899। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्ना कार्टा वाज साइंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जॉन II। रिनेजेंस से क्या मुराद है? द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ और बर्थ ऑफ लर्निंग। ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन द ईयर इन 1789। The husband of Queen of UK is called the Duke of Edinburgh. Which of the following Olympic games are known as Bloody Olympic Games? 1972 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उनको ब्लडी ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। वजह आपको बता चुका हूँ क्या वजह थी इसके पीछे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लेवरी वाज abolished in America in which year? It was abolished in 1865. Wilson's 14 points were announced in which year? It was announced in 1918। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स कब आए थे? 1929 नेहरू रिपोर्ट के बाद। पाकिस्तानी स्टडीज में आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अदर नेम ऑफ केलॉग पैक्ट वाज, इट वाज पैक्ट ऑफ पेरिस। इट वाज पैक्ट ऑफ पेरिस। थ्योरी में पढ़ चुके हैं। लेनिन वाज रिप्लेस्ड बाय ही वाज रिप्लेस्ड बाय स्टालिन। द वाटरगेट स्कैंडल रिजल्टेड इन द रेजिग्नेशन ऑफ विच यूएस प्रेसिडेंट? वो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। और अमेरिका की तारीख में ये वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991। तारीख अगर दिसंबर की बताऊं तो वो थी 25 दिसंबर। ठीक है, तारीख भी याद रखनी है। द स्विस क्राइसिस बिटवीन इजिप्ट, फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल बिगेन इन विच ईयर? इट वाज बिगेन इन 1956। Question number 24. The Treaty of Versailles was signed in 1919 after the end of World War I। और World War I कब स्टार्ट हुई थी? 1914 को ये जंग स्टार्ट हुई थी और जारी रही थी कब तक? जी हाँ, 1918 तक। The first atom bomb was dropped on Hiroshima on August 6, 1945। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो दोबारा बताता चलूं कि जिन लोगों ने डेमो क्लासेस ली हैं, अगर उनको ये लगता है कि उनको इस सेशन का हिस्सा रहना चाहिए तो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। 50 दिन का ये कोर्स है जो कि आपको करवाया जाएगा। फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है, 50 डेज़ की सिर्फ और सिर्फ 950 हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विद PDF नोट्स और इंशाल्लाह संडे टू संडे आपसे मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।